The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में हम वैक्सीन की किल्लत पर फोकस करेंगे। आप कहेंगे भैया लल्लन टॉप कितनी दफा फोकस करेंगे? हम कहेंगे जब तक सभी ज़रूरतमंदों को वैक्सीन नहीं लग जाती बिना किसी बाधा के, जब तक इससे जुड़े सारे अंधविश्वास दूर नहीं हो जाते, जब तक सरकारें इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सुगम नहीं कर देती, तब तक फोकस करेंगे। क्योंकि वैक्सीनेशन इस समय देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, किसी भी वैज्ञानिक बहस से ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ खड़े हैं हम वैक्सीन के बाजार में? 1 महीना हो गया राज्यों को कहे कि खुद से देख लो, तो उनको कंपनियों ने क्या कहा, और हमारे देश के विदेश मंत्री अमेरिका में वैक्सीन को लेकर क्या बातचीत कर रहे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ नए नियम कानून आए हैं वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो जमुई बिहार के गादी टेलवा गांव का है। वीडियो में जो 2 बच्चियां नजर आ रही हैं आपस में चचेरी बहनें हैं। यहां पर इन दोनों नाबालिग बच्चियों पर डायन होने का आरोप लगाते हुए गांव के कुछ लोगों ने अर्धनग्न करके पीटा, बाल काट दिए और बारिश में भीगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। पूरा गांव तमाशबीन बना रहा, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। उल्टे जब पुलिस बचाने को पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद गांव में एसएसबी के जवान आए और इन बच्चियों को बचाया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन में लगी है। अज्ञान और मूर्खता सिर्फ वैक्सीन से बचने में ही नहीं दिखाई देती, इस तरह की हिंसा में भी दिखाई देती है। और कायरता भी इसे ही कहते हैं, जब जानते हैं कि अमुक चीज़ गलत है फिर भी आवाज़ उठाने से बचते हैं। हम तमाम चीज़ों के लिए सरकारों को कोसते हैं। सरकारों की कई चीज़ों में जवाबदेही होती भी है, लेकिन यहाँ किसको कोसेंगे? समाज अपनी गिरेबा में कब झांकेगा? गांव के इन सब लोगों से पूछताछ होनी चाहिए और सबका मानसिक इलाज होना चाहिए, जो इन 2 बच्चियों के साथ हुए अत्याचार को मूक दर्शक बनकर देखते रहे। और जिन्होंने ऐसा किया उन्हें ऐसी सख्त और जल्द सज़ा मिलनी चाहिए कि पूरे देश के लिए नज़ीर बने। नेता और सरकार बहुत चीज़ें प्रचारित करते हैं, इसको प्रचारित करना चाहिए कि अगर ऐसी मूर्खता करोगे, ऐसी क्रूरता करोगे तो ये अंजाम होगा। दिन की वीडियो के बाद अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। करीब 40 दिनों के बाद कोरोना के नए मामलों की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख से कुछ नीचे आई है। बीते 24 घंटे में देश भर से कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,511 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,26,850 लोग ठीक हुए। दूसरी सुर्खी चक्रवाती तूफान यास से जुड़ी है। यास तेजी से बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को ये तूफान दोनों राज्यों से टकराएगा। हालांकि इसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। तटीय इलाकों में बारिश होने लगी है, समुद्र में ऊंची लहरें। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। राज्य सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। खबरों के मुताबिक यास का असर आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु के तटों पर भी दिखेगा। इस तूफान की वजह से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने नारद स्टिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया था। उससे पहले निचली कोर्ट ने
इन नेताओं को जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई इन्हें अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती थी। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग के साथ। सीबीआई ने दलील दी कि जब 17 मई को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया तो भारी मात्रा में भीड़ सीबीआई दफ्तर के बाहर जमा हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं, हिंसा की कोशिश की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सीएम कानून मंत्री या कानून के शासन को तोड़ने का प्रयास करने वाले और कानून व्यवस्था के लिए स्थिति पैदा करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई स्वतंत्र है, कानून से ऊपर कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तो हम इसमें दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी मानने से इनकार कर दिया। अब सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने अपनी दलील रखेगी। अगली सुर्खी में बात उस टूलकिट की जिसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा है। ये कथित टूलकिट पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में नजर आई। फिर बीजेपी के कई नेताओं ने 18 मई को इसे ट्वीट किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो सोशल मीडिया पर कोरोना के इंडियन स्ट्रेन के लिए मोदी स्ट्रेन और सुपर स्प्रेडर कुंभ जैसे शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल करें। तस्वीर में कांग्रेस पार्टी का लोगो लगा था। कांग्रेस ने कहा कि ये फर्जी टूलकिट है। इस टूलकिट को लेकर बीजेपी आक्रामक हुई ही थी कि ट्विटर ने टैग लगा दिया मैनिपुलेटेड मीडिया, यानी इस ट्वीट में मौजूद तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है और इस टैग का शिकार हुए भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा। अब रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस ने संबित पात्रा और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस को भी चिट्ठी लिखकर जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज नहीं की, लेकिन ट्विटर से स्पष्टीकरण जरूर मांग लिया। दिल्ली पुलिस ने पूछा कि ट्विटर के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताया। इस जानकारी को दिल्ली पुलिस के साथ भी साझा किया जाए, उन्होंने कहा। फिर 24 मई की शाम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली के लाडूसराय स्थित दफ्तर में पहुंची। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते थे कि नोटिस सही आदमी को मिले। ये खबर जैसे ही बाहर आई कि ट्विटर के दफ्तर पर रेड या पुलिस पहुंची तो विपक्ष फिर से हमलावर हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सत्य डरता नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाना भाजपा सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपाई अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गए। फिर आया अगला दिन यानी 25 मई का दिन, और इस दिन ट्विटर ने भाजपा के एक और कद्दावर नेता के इसी टूलकिट वाले ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा दिया। किस पर? रमन सिंह पर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। और इसके बाद ये तकरार और भी तेज हो गई। ये सुर्खियां थी। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज बात करेंगे वैक्सीन की। 1 मई को देश 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के लिए तैयारी कर रहा था। ऐलान किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, लेकिन जल्दी ये बात सामने आ गई कि देश में वैक्सीन नहीं है। फिर वैक्सीन प्रोक्योर करने को लेकर देश के कई राज्यों ने अपना ग्लोबल टेंडर निकाला। और क्या हुआ इन सब का मई के बीते 25 दिनों में, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मोर्चे पर ताज़े अपडेट जान लेते हैं। वैक्सीन हो या ना हो, केंद्र सरकार ने 18+ वर्ग के लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता अब खत्म कर दी है। वो अब 45+ वाले लोगों की तरह सीधे वैक्सीन केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसे हम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कहते हैं, और फिर वैक्सीन ले सकते हैं अगर वैक्सीन हो तो। दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने केंद्र सरकार और राज्यों को वैक्सीन देने में असमर्थता जताई। सबसे पहले बात फाइजर की, जो वैक्सीन बनाती है। इस साल 3 फरवरी को केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर को भारत में इमरजेंसी यूज का ऑथराइजेशन देने से इनकार किया था। फिर फाइजर ने अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया। बाद में जब भारत में कोविड की दूसरी लहर आई तो सरकार ने 13 अप्रैल को तुरंत फाइजर को अप्रूवल दे दिया। कहा कि फाइजर की वैक्सीन को देश में ट्रायल की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे कंफ्यूजन के बाद हुआ ये कि फाइजर के पास अब भारत के लिए वैक्सीन का ऑर्डर तो है, लेकिन सप्लाई करने के लिए वैक्सीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फाइजर द्वारा वैक्सीन का निर्माण शुरू किए जाने से पहले ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारी मात्रा में फाइजर को वैक्सीन का ऑर्डर भी दिया था और एडवांस रकम भी। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो अमेरिका फाइजर से अब तक वैक्सीन के 30 करोड़ डोज खरीद चुका है और 20 करोड़ डोज के एडवांस का ऑप्शन अभी भी खुला है। यानी फाइजर को अकेले अमेरिका को 50 करोड़ डोज देने हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ भी फाइजर का ऐसा ही सीन है। यूरोपियन यूनियन के देशों को फाइजर को 240 करोड़ डोज देने हैं। ये तो बड़े ऑर्डर हो गए। छोटे ऑर्डर की बात करें तो यूके 3 करोड़ और जापान 12 करोड़ डोज का ऑर्डर लेकर
फाइजर की लाइन में लगा है। इसके अलावा WHO के विश्वव्यापी वैक्सीन प्रोग्राम कोवैक्स के लिए भी फाइजर ने 4 करोड़ कोरोना वैक्सीन देने का प्रॉमिस किया है। आपने फाइजर का हाल सुना, अब दूसरी चर्चित कंपनी मॉडर्ना के बारे में जानते हैं। इनकी स्थिति भी कमोबेश फाइजर जैसी है। इन्हें अमेरिका को 50 करोड़ डोज देनी है, यूरोपियन यूनियन के देशों को 46 करोड़ और फिर UK, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी कहीं लाखों में तो कहीं करोड़ में डोज देनी है। और कोवैक्स प्रोग्राम जो है WHO का, इसमें भी मॉडर्ना को 3.4 करोड़ डोज देनी है। यानी इन दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के हाथ भरे हैं। इस बात को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 24 मई की अपनी ब्रीफिंग में दबी जबान में स्वीकार किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा था कि बात चाहे फाइजर की हो या मॉडर्ना की, हम केंद्र के स्तर पर बात कर रहे हैं। दोनों ही कंपनियों के ऑर्डर फुल हैं। अब इस ऑर्डर से अलग वो कितना उत्पादन करते हैं, इस पर तय होगा कि वो इंडिया को कितनी वैक्सीन दे सकते हैं। वो भारत सरकार के पास वापस आएंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा दिए गए डोज राज्यों को मिल सके। ध्यान दें कि ये सारी स्थिति उस समय सामने आ रही है जब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर खुद अमेरिका में हैं। खबरों के मुताबिक जयशंकर तमाम कामधाम के साथ वैक्सीन बनाने वाली इन दो अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। जो बाइडेन की अमेरिका में सरकार बनने के बाद भारत सरकार का या उनके किसी बड़े प्रतिनिधि का ये पहला आधिकारिक अमेरिकी दौरा है। जानकार मानते हैं कि भारत की प्राथमिकता वैक्सीन का ईजी फ्लो सुनिश्चित करने की होगी। ये बात केंद्र की हो गई। केंद्र से सवाल भी पूछे जाने चाहिए कि जब फाइजर खुद ही आया था तब आपने लाग लपेट क्यों की, तब आपने ये टेंडर क्यों नहीं दिए। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बार बार ये कह चुकी हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डील करेंगे, तो राज्यों के हवाले ये ग्लोबल टेंडरिंग का प्रोसेस क्यों छोड़ दिया गया। अब राज्यों के ग्लोबल टेंडर का जिक्र आया तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देश में वैक्सीन की भारी किल्लत देखते हुए कई राज्यों ने ये टेंडर निकालने का फैसला किया। हिंदी में कहें तो एक वैश्विक ठेका, ग्लोबल टेंडर। बोली लगाइए, दाम तय करिए, सामान बेचिए। यही काम वैक्सीन के लिए हुआ। अब वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। सप्लाई के लिए बोली लगाएं। जिस कंपनी की बोली किफायती उसे ठेका। सबसे पहले यूपी ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों ने भी टेंडर निकाले। एक नजर डालते हैं राज्यों द्वारा निकाले गए टेंडर की वर्तमान स्थिति पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी ने 7 मई को 4 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने स्टोरेज और सप्लाई की नियमों में छूट की मांग की, जिसके बाद सरकार ने नियमों में ढील दी। अखबारी रपटों के मुताबिक निविदा राशि को भी 16 करोड़ से घटाकर 8 करोड़ कर दिया गया। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वैक्सीन किस तापमान पर होनी चाहिए, इसमें भी ढील दी गई। टेक्निकल बिडिंग के लिए आखिरी तारीख 31 मई के लिए बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने 5 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला। आखिरी तारीख 26 मई है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन महाराष्ट्र के निदेशक N रामास्वामी ने कहा कि उन्होंने स्पुतनिक को मेल लिखा था, कोई जवाब नहीं आया। एक अधिकारी ने बताया कि हम मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के अलावा वैक्सीन की 1 करोड़ ग्लोबल डोज के लिए BMC ने भी टेंडर जारी किए थे। आज BMC ने बताया कि 8 बिड मिली, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका के लिए 1 है और 7 स्पुतनिक के लिए। BMC के कमिश्नर इकबाल सिंह ये भी बोले कि आखिरी तारीख 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक सरकार ने 50-50 लाख की 4 किश्तों में 2 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला। आखिरी तारीख 24 मई। द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक 2 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने सरकार के ग्लोबल टेंडर का जवाब दिया, पर वो कौन सी कंपनियां हैं और जवाब क्या है, इसके बारे में अभी स्थिति साफ नहीं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम ने 15 मई को 3.5 करोड़ वैक्सीन डोज की खरीद के लिए टेंडर निकाला। आखिरी तारीख 5 जून। और केरल का भी हाल सुन लेते हैं। केरल सरकार ने 22 मई को वैक्सीन की 3 करोड़ डोज के लिए टेंडर निकाला। टेक्निकल बिड 5 जून को सामने आएगी। और भी कई राज्य हैं जो इस टेंडर की तैयारी में हैं। ऐसी भी खबरें सुनाई देती हैं कि जिन हसरतों के साथ राज्यों ने टेंडर निकाला वो पूरी होती नहीं दिख रही। फाइजर और मॉडर्ना जैसे वैक्सीन निर्माताओं ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, राज्यों से कह दिया है कि हम उन्हें सीधे वैक्सीन सप्लाई नहीं करेंगे, केंद्र के जरिए करेंगे। अब यहाँ पर राज्यों के सामने दोहरी दिक्कत है। एक तो राज्य देश में बन रही वैक्सीन नहीं प्रोक्योर कर पा रहे और ग्लोबल टेंडर की जुगत भी फेल होती दिख रही है। और शायद इसी दिक्कत को देखते हुए कई राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा कि सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार ही वैक्सीन हासिल करे, प्रोक्योर करे। और ऐसा कहने के पीछे वैक्सीन के वितरण का वो बेढंगा मॉडल है जिसे केंद्र सरकार अख्तियार कर रही है। एक तो देश में बन रही वैक्सीन की आधी मात्रा केंद्र सरकार खुद लेती है। बचे हुए आधे में से राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को काम चलाना पड़ता है और राज्यों प्राइवेट अस्पतालों को कितनी वैक्सीन मिलेगी इसका कोटा भी केंद्र सरकार तय करती है। इस पर और क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट की बात सुनिए।
ये पूरी व्यवस्था, जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन का पूरा ढांचा शुरुआत से ही लड़खड़ा गया है और वो लड़खड़ाहट बढ़ती चली जा रही है। हम पहले देखेंगे ग्लोबल टेंडर्स की स्थिति क्या है। ये तो पहले से स्पष्ट था कि जब तक केंद्र सरकार मॉडर्ना, फाइजर या जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी नहीं देगी, उन्हें अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे, उन्हें जिस तरीके की गारंटीज चाहिए वैसी गारंटीज केंद्र सरकार से नहीं मिलेंगी, तब तक वो शायद सप्लाई के लिए नहीं जाएंगी। हमें नहीं पता कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ग्लोबल टेंडर निकालने की इजाजत देने से पहले इस संदर्भ में कोई तैयारी भी की थी कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां सीधे राज्यों को बेच सकेंगी कि नहीं बेच सकेंगी, या इनका सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होगा, ये पता नहीं था। लेकिन ग्लोबल टेंडर्स का अपडेट हमारे सामने है सिद्धांत, और वो हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन सा राज्य कहां खड़ा हुआ है अपने अपने ग्लोबल टेंडर्स को लेकर, जबकि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार घटती चली जा रही। मौसतन 14 लाख 15 लाख पर डे के वैक्सीनेशन पर आकर खड़े हो गए हैं। 20 लाख 25 लाख की मंजिल छूना भी मुश्किल है, और अगर आप मार्च के आंकड़े से देखें तो हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। कई राज्यों में तो बहुत कम हो चुका है, कई बड़े राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम हो चुकी। कर्नाटका ने 24 मई तक बिड आने थे, 50 लाख डोज चाहिए। आज शाम रात तक कल सुबह तक हमारे पास इसकी जानकारी आ पाएगी। पश्चिम बंगाल ने अभी तय नहीं किया है कि उसे फ्लोट करेंगे, लेकिन वो तैयारी में है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पिंपरी चिंचवड़ कॉर्पोरेशन ने ज्वाइंटली टेंडर फ्लोट करने के लिए कहा है, और गोवा भी इसकी तैयारी में है। ये ओवरऑल ग्लोबल टेंडर्स का अपडेट है भारत में वैक्सीन को लेकर। लेकिन ये सारे टेंडर एक ही जगह आकर सिद्धांत खड़े हो जाते हैं कि ये कंपनियां इन्हें सीधे बेचेंगी या इसके लिए केंद्र सरकार कोई पॉलिसी तय करेगी। अभी तक केंद्र सरकार ने ग्लोबल टेंडर्स को लेकर अपनी तरफ से आधिकारिक रूप से कोई स्थिति साफ नहीं की है। मेरी निगाह में ऐसी कोई घोषणा नहीं आई है जिसमें कि स्पष्ट हो सके कि अब जो ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए गए हैं उनमें किस पॉलिसी के तहत वैक्सीन खरीदी जाएगी, कंपनियां राज्यों को कैसे सीधे सप्लाई करेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप माने कि कोशिश दिखाने के तौर पर राज्य सरकारें टेंडर फ्लोट करने में आगे की तरफ आ रही है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन की स्पीड देखें खासतौर से 18 से 44 वाले वर्ग में देखें तो वो स्पीड काफी तेजी से गिरी है। और अगर हम तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर जून या जुलाई तक भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं बढ़ी तो फिर तीसरी वेव के प्रभावी होने का और घातक होने का खतरा और ज्यादा बढ़ा है। बात बस फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन पर जाकर खत्म नहीं होती। लाइन में और भी वैक्सीन कैंडिडेट हैं, मसलन जॉनसन एंड जॉनसन। सिर्फ एक डोज वाली इस वैक्सीन को लेकर भारत में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हैदराबाद में मौजूद बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का निर्माण शुरू करने वाली है। रॉयटर्स की खबर की माने तो बायोलॉजिकल ई जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के सालाना 60 करोड़ डोज बना सकती है, यानी हर महीने 5 करोड़ डोज। जॉनसन एंड जॉनसन और वैक्सीन निर्माता कंपनी ने अभी इसकी पुष्टि की है, लेकिन अभी ये प्रोडक्शन शुरू होने में और प्रोडक्ट मार्केट में आने में वक्त लगेगा। इसके अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी है। स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को और दूसरी 16 मई को इंडिया में पहुंची। कुछ राज्यों में अभी स्पुतनिक वी के जरिए वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुका है, लेकिन सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर न रहते हुए स्पुतनिक वी को लेकर वैक्सीन निर्माताओं ने एक और तैयारी की, घरेलू उत्पादन की। डॉक्टर रेड्डीज लैब समेत कुल 5 कंपनियां इस वैक्सीन का उत्पादन करेंगी। इसमें पैन एशिया बायोटेक है, जिसने वैक्सीन का उत्पादन शुरू भी कर दिया है। खबरों की माने तो पैन एशिया स्पुतनिक वी के साल में 85 करोड़ डोज बनाएगी, लेकिन प्रोडक्शन अभी शुरू हुआ है और वैक्सीन अभी आई है, लिहाजा किल्लत का एक पुख्ता इलाज होने में अभी वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं अपने देश में पहले से उपलब्ध 2 वैक्सीन की, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। रिपोर्ट्स की माने तो हर महीने कोविशील्ड के 6.5 करोड़ और कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज बन रहे हैं, यानी लगभग 27 लाख डोज रोजाना बनाए जा रहे हैं। और पिछले 7 दिनों के दौरान अगर हम टीकाकरण देखें तो औसतन 14.5 लाख डोज ही रोजाना लोगों को लगाए जा रहे हैं। इस औसत में 23 मई का सबसे बुरा प्रदर्शन जो करीब 9 लाख डोज का है और 24 मई का अच्छा प्रदर्शन भी शामिल है, जिसमें करीब 24 लाख डोज लगाए गए, लेकिन ओवरऑल औसत बुरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी औसत से वैक्सीन लगाई जाए तो 1 महीने में लगभग 5 करोड़ डोज दिए जा सकेंगे, लेकिन बन तो रहे लगभग 8.5 करोड़ डोज, तो 3.5 करोड़ डोज का क्या हो रहा है। जानकार बताते हैं कि एक तो वैक्सीन की राशनिंग ठीक से नहीं हो रही, प्राइवेट सेक्टर ने मुस्तैदी के साथ वैक्सीन का कोटा नहीं उठाया, इसके चलते भी ये गैप दिख रहा है। वैक्सीन की किल्लत दूर कैसे होगी? क्या तरीका है कि हर तरह की वैक्सीन को देश में जल्द लाया जाए, किल्लत की भरपाई की जाए? जानकार बताते हैं कि सबसे पहले जो हमारे देश में जितनी वैक्सीन बन रही है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और भी सुनिए विशेषज्ञ की राय। 2-3 अभी रास्ते बचे हैं। एक तो जो अभी गुजरात ट्राई कर रहा है कि कोवैक्सीन भारत बायोटेक के साथ एमओयू करके गुजरात में एक फैसिलिटी है जहाँ वैक्सीन बन सकती है, उसमें वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर
अगर किया जा सकता है तो उनका एस्टिमेट है कि 1-2 करोड़ डोज पर मंथ इधर बनाएंगे अंडर भारत बायोटेक लाइसेंस, और उसमें से आधे डोज गुजरात में रहेंगे, बाकी आधे डोज बाहर जाएंगे। सो वैसे अगर और स्टेट्स में भी ऐसी बायोलॉजिकल मेकिंग फैसिलिटीज हैं कहीं, जैसे हाफकिन है या दूसरी गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट्स है, उसको लाइसेंस लेके ट्रेनिंग करके चालू करना पड़ेगा, वो एक उपाय है। दूसरा, जिस कंट्रीज ने वैक्सीन का ओवर बुकिंग करके रखा है, उनकी जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वैक्सीन उन्होंने बुक करके रखा है, तो उनके पास जाके उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई उनके जो नहीं यूज होने वाले हैं उनको हमें अभी टेम्पररीली दे दे और बाद में हम देंगे, क्योंकि ये भी किसी कंट्री को दहशत है कि 3rd डोज लगाना पड़े तो क्या होगा, इन्होंने 2 डोज के हिसाब से हम गिनते हैं, सो तब हम उनको वापस कर दें। ऐसे कुछ अगर सिस्टम हो सकती है, जैसे अमेरिका ने इंडिकेट किया है कि वो उनके एडिशनल डोज हमें देंगे, वैसे यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, सो दैट इज अनदर रूट। 3rd रूट इज कि जो हमारे इधर की कंपनीज है उनका एक्सपांशन जितना हो सके उनको हेल्प करके कर सके। और 4th रूट है, मुझे पता नहीं कितना पॉसिबल है, बट जो कोवैक्स फैसिलिटी बनाई है गावी और सीपैप और दूसरे लोगों ने, जो पुअर कंट्रीज के लिए वैक्सीन जिसमें हमें भी एक्सपोर्ट किया है, उसमें से हमें कुछ मिल सकता है, वो एक देख सकते हैं। चौथा, जैसे कि कंपनी ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेंडर निकाले इंटरनेशनल, स्टेट्स के जो टेंडर्स हैं उसके जगह में, और मॉडर्ना, फाइजर और जो जो पॉसिबल है उनका बुकिंग करें, उनका देखें। तो ये 4-5 रास्ते वैक्सीनेशन के दिख रहे हैं। जानकारों के मुताबिक वैक्सीन की किल्लत खत्म होने में अभी समय लगेगा, तब तक हम अपनी सुरक्षा के भरोसे ही सुरक्षित रह सकते हैं। और इस सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना होगा? जागरूक रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी, वैक्सीन का मौका लगते ही वैक्सीन लगवानी होगी और गाना सुनना होगा। जी, आपने सही सुना। लल्लन टॉप के दोस्त और मशहूर फिल्मी गीतकार राजशेखर इन दिनों अपने गांव में है, मधेपुरा जिले का उनका गांव में थे तो सोचा गीत लिख दें। गीत लिखा, उसको कॉपीराइट मुक्त रखा, इसे गाया अरुण देव यादव ने, और इस गीत का प्रचार अब हमें और आपको करना है, क्योंकि ये हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा गीत है। वैसे राजशेखर ने अपने आसपास के गांव में भोपा और रिक्शा लगवा के गाने का प्रचार भी शुरू कर दिया। मित्र हैं, आज दोपहर बात हो रही थी, बात आम पर हुई और तमाम मसलों पर हुई, और उसके बाद बोले थोड़ा सा ढिंचाक बन गया। हमने कहा कोई बात नहीं, ढिंचाक है, पब्लिक को पसंद आए और पसंद से ज़्यादा समझ में आए, ये ज़रूरी है। आप गाना सुनिए, सतर्क रहिए, लोगों को भी जागरूक करिए, किसी भी किस्म के फरेब में, अंधविश्वास में मत आइए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इस ख्याल को रखने के लिए मन में संवेदना, करुणा और विचार में वैज्ञानिक सोच ज़रूरी है। शुभ रात्रि। ए भैया, अभी कहाँ जा रहे हो? ये कोरोना में कहाँ जा रहे हैं? अरे थोड़ा बिहान है घर में, थोड़ा मार्केट करेंगे, सामान खरीदेंगे, आ जाएंगे जल्दी। फेरो कहिए बुझले बात, दूरे दूर काते कात, कुछ दिन तो भोज भात शादी ब्याह टालिए, पहले परिवार को कोरोना से संभालिए, बच के रहेंगे बस तभी बचेंगे, अगले लगन तक संयम से निकालिए।